नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का छठा पार्ट है केंद्र सरकार। तो विद्यार्थियों ऊपर हेडिंग लगा लीजिए केंद्र सरकार। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि सरकार का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सरकार का अर्थ लिख लीजिए। सरकार का अर्थ, सरकार का अर्थ राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। ये विद्यार्थियों आपको विशेष ध्यान होना चाहिए, सरकार का अर्थ। ठीक है, इसके बाद में आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि सरकार के अंग कितने होते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग लगा लीजिए, सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के अंग मुख्य रूप से कितने होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। अब कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए विद्यार्थियों। पहला तो होता है व्यवस्थापिका। क्या होता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ठीक है। और दूसरा होता है कार्यपालिका। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। ठीक है। अब विद्यार्थियों आपको सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग क्या क्या काम होते हैं, तो तीनों के आपको काम भी विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। तो देखिए व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो आप लिख लीजिए कानून बनाना। कानून बनाने का काम कौन करता है? व्यवस्थापिका। ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, लागू करना। ठीक है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानून की व्याख्या करना। क्या काम होता है? व्याख्या करना अर्थात जांच करना। ठीक है, जांच करना। तो ये विद्यार्थियों आपको सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग काम का भी पता होना चाहिए। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना अर्थात कानून की जांच करना। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले व्यवस्थापिका को विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। इसके बाद में हेडिंग लगा लीजिए व्यवस्थापिका। अब ऊपर हेडिंग लगा लीजिए, एक नंबर है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ठीक है। व्यवस्थापिका को विद्यार्थियों विधायिका भी कहा जाता है। विधायिका, विधायिका भी कहा जाता है। और इनको संसद भी कहा जाता है। ठीक है। व्यवस्थापिका का अन्य नाम क्या है? विधायिका, विधायिका और संसद। ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद आप लिख लीजिए, अनुच्छेद 79 के अंदर यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा ये तीनों ही मिलकर क्या बनाएंगे? संसद का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको पूछ ले कि संसद के कौन से अंग होते हैं, तो ध्यान दीजिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का। और संसद का काम क्या होता है? कानून को बनाना। ठीक है। कानून को
बनाना, ठीक है, या कानून का निर्माण करना, ठीक है। तो अब हम राष्ट्रपति को तो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ध्यान दीजिए कार्यपालिका के अंदर भी आता है, इसलिए राष्ट्रपति को बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को कॉमन में पढ़ लेते हैं। तो हम इन दोनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ पढ़ेंगे ताकि अपन को अच्छा समझ में आएगा। ऊपर ऐसे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। एक तरफ तो लिख लीजिए लोकसभा, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लीजिए राज्यसभा, राज्यसभा। अब विद्यार्थियों आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लोकसभा का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद के तहत किया गया है और राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए अनुच्छेद 81, ठीक है। अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद में ध्यान दीजिए, यह लगा लीजिए अन्य नाम। क्या लगाना है? अन्य नाम, यानी लोकसभा के अन्य नाम क्या है और राज्यसभा के अन्य नाम क्या है। तो इनके दोनों के अपन को ध्यान होना चाहिए। इनको ध्यान दीजिए, प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन, प्रथम सदन कहा जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में आप इनका ले लीजिए, इनको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का जनता से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, इसलिए लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इनको निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। और इनको अस्थायी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो ये अन्य नाम आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। इधर ये लोकप्रिय है तो इधर क्या हो जाएगा? अलोकप्रिय सदन कहा जाता है, अलोकप्रिय सदन। और इधर निम्न सदन है तो ये क्या हो जाएगा? उच्च सदन, उच्च सदन। और इधर ये अस्थायी है तो ये क्या है? स्थायी, यानी जस्ट इसका उल्टा। तो अन्य नाम आपको ये विशेष रूप से याद करने हैं। लोकसभा का क्या है और राज्यसभा के अन्य नाम क्या हैं? इनको प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को द्वितीय सदन, अलोकप्रिय सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन। अलोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इनको अलोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कभी नहीं होता है, इसलिए इनको स्थायी सदन कहा जाता है। इनको अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इनको कभी भी भंग किया जा सकता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद में अपन को ये ध्यान रखना है इनके सदस्य कितने कितने होते हैं। अब हम जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो विद्यार्थियों यह ध्यान दीजिए, लोकसभा में मूल संविधान के अंदर कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ आप लिख लीजिए मूल संविधान में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य थे। तो आपको बताना है 500, ठीक है। और आपको ये पूछ ले कि अधिकतम लोकसभा में सदस्य वर्तमान में कितने हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य 552, यानी वर्तमान में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 552 सदस्य हो सकते हैं। अब 552 सदस्य कौन कौन से अर्थात किस क्षेत्रों से चुनकर आएंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, इसमें 530 तो
राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से, ठीक है, यानी 530 तो राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से और 20 सदस्य, कितने, 20 सदस्य आएंगे संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित, ठीक है, और 2 सदस्य, कितने, 2 सदस्य, ये तो हो गए एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय, तो आप लिख लीजिए आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। 530 तो राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन। ये ध्यान दीजिए, निर्वाचित नहीं होते हैं, ये होते हैं मनोनीत। कौन करता है इनको मनोनीत? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। मनोनीत यानी मन के द्वारा जो चुने जाते हैं, यानी राष्ट्रपति अपने मन के द्वारा ही इनको चुना जाता है। इनका विशेष रूप से ध्यान देना। ये 2 सदस्यीय आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। अब यहाँ राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य 250, कितने, 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। अब यहां विशेष ध्यान दीजिए, 250 सदस्य कहां से ये चुनकर आते हैं, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। इसमें आप लिख लीजिए 238 राज्यों, यहां लिख लीजिए राज्यों व केंद्र शासित में ध्यान दीजिए दिल्ली और पुदुचेरी। कौन? दिल्ली व पुदुचेरी की विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित, ठीक है। 238 सदस्यीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली व पुदुचेरी की विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। यहां लिख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ विशेष ये ध्यान देना है कि ये 12 सदस्य कौन होंगे। ये विशेष विद्यार्थियों आपको यहाँ ध्यान देना, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल इन क्षेत्रों के अंदर विशेष योग्यता रखती हो, उस 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने स्तर पर अर्थात अपने मन से मनोनीत करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए, ये एक तो कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल व साहित्य के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हो, ठीक है। तो ये 238 और 12 कितने हो गए? 250, ठीक है। अब ये विद्यार्थियों आपको ये समझना है कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो ये यहां आप ध्यान दीजिए, यहां लिख लीजिए वर्तमान में सदस्य कितने हैं?
545 कितने हैं? 545 सदस्यीय लोकसभा में है वर्तमान में। और यहाँ ध्यान दीजिए 545 कौन से? 530 तो ये हो जाएंगे राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से, और यहाँ 20 हैं अधिकतम हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में कितने हैं? यहाँ 13 हैं। ये विशेष रूप से ध्यान देना, यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और बाकी ये 2। ठीक है, तो ये देखिए 13 प्लस 2 और ये 530 ये कुल कितने हो गए? 545। ठीक है, ये तो है वर्तमान की स्थिति। और इधर ध्यान दीजिए, इधर भी आप लिख लीजिए वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर? तो यहाँ आप लिख लीजिए 245। कितने हैं? 245। अब ध्यान दीजिए 245 कौन से होंगे? यहाँ ध्यान दीजिए अधिकतम कितने हो सकते हैं? 238, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 233। ठीक है, और 233 और ये हो गए 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो ये कुल कितने हो गई? 245। ठीक है, तो ये वर्तमान का और अधिकतम, आपको ये दोनों आंकड़े विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो और ये भी विशेष ध्यान रखना है मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य थे, ये भी आपको विशेष आंकड़ा ध्यान रखना है। अधिकतम सदस्य कितने हैं लोकसभा में, राज्यसभा में? ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपने ये नोटबुक के अंदर बता लीजिए। अब आपको यहाँ लिखना है आयु, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? तो यहां लिख लीजिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक की आयु का होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, ये आयु जरूरी है। और यहाँ है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको विशेष रूप से विद्यार्थियों ध्यान देना है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इनका कार्यकाल, यहां लिख लीजिए कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यानी ये भी विद्यार्थियों आपको यहां बात ज्ञात होना जरूरी है कि ये अस्थायी सदन है, यानी कभी भी भंग किया जा सकता है, यानी 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है, इसलिए ये विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना। यानी सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए ये इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। फिर भी यहाँ लिख लीजिए 100 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता है। किनका? सदस्यों का कार्यकाल होता है। यानी विद्यार्थियों यहाँ आपको ये ध्यान देना है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं और नए आते रहते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए ये कभी भंग नहीं होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इनको स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपको ध्यान देना है पदाधिकारी, यानी इनके पदाधिकारी कौन होते हैं? इनमें ध्यान दीजिए लोकसभा में एक तो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, और एक होता है उपाध्यक्ष। क्या होता है? उपाध्यक्ष। और इधर राज्यसभा में एक तो होता है सभापति, ठीक है, और एक होता है उपसभापति। उपसभापति। अब विद्यार्थियों यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये विशेष रूप से ध्यान देना।
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति, पदेन सभापति। या विद्यार्थियों आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पदेन ये शब्द क्यों आया है। एक पद पर रहते हुए दूसरे पद को संभालना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके बाद में इनके अधिवेशन, ये लिख लीजिए आप, अधिवेशन, अधिवेशन है, ठीक है। अब अधिवेशन ध्यान दीजिए, या लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। तो यहां आप लिख लीजिए, लोकसभा, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा ही, राष्ट्रपति द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति ही इनको स्थगित करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब एक और विद्यार्थियों आपको विशेष ध्यान रखना है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच समान से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आप विद्यार्थियों यहां लिख लीजिए, लोकसभा, लोकसभा की 2 बैठकों के बीच, 2 बैठकों के बीच 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये भी विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो ये भी नोट करके आप लिख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये विद्यार्थियों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और लोकसभा और राज्यसभा की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। एक तो ये इनकी लोकसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष। एक दूसरी है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी दोनों की कॉमन योग्यता है। और एक है न्यायालय के द्वारा वो दिवालिया अर्थात पागल नहीं ठहराया गया हो। और एक है वो किसी भी लाभ पद पर नहीं हो, यानी केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष रूप से योग्यताएं भी आपको ध्यान रखनी है। तो आज आपको लोकसभा और राज्यसभा का सामान्य परिचय मैंने कराया है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो विद्यार्थियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें। अभी कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।